नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 26 क्लास नंबर 26। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए अपनी कक्षा नंबर 26 का पहला प्रश्न देखते हैं। अब तक हम अपने प्रश्न संख्या 520 पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 520 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 521, क्वेश्चन नंबर 521। देखिए क्या पूछता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कन्वर्ट दी लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यह पूछ रहा है, बताइए मनुष्य की आंख का वह कौन सा भाग है जो कि प्रकाश को विद्युत विद्युत इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन डी रेटिना। दोस्तों यह प्रश्न आपके रिसेंटली पिछले साल एसएससी 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रेटिना। कई दोस्त मेरे ये सोच रहे होंगे ऑप्टिक नर्व इसका सही आंसर है, जबकि ये आपकी गलत सोच है। आप एक बार जाइए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए आंख के ऊपर, आई के ऊपर। आपको आई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आई से कुछ ना कुछ पार्ट एसएससी रेलवे कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा आपसे। इसमें क्या होता है, रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब जो भी हमारा बनता है रेटिना पे बनता है। फिर रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं हमारे, जो कि आपने अगर सुना हो तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ठीक है। यानी कि छड़नुमा और त्रिशंकुनुमा, ये दो प्रकार के कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रकाश को बदल देती हैं, अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, विद्युत संकेत में कन्वर्ट करती हैं। और उन संकेतों को ले जाने का काम आंखों से ब्रेन तक, आंखों से मस्तिष्क तक ले जाने का काम, उन संकेतों को उनका काम होता है। ऑप्टिक नर्व का वो काम होता है, ना कि आपके किसी और भाग का। ऑप्टिक नर्व का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम नहीं है, खाली ट्रांसमिशन का काम है, वो ट्रांसमिट करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 522, क्वेश्चन नंबर 522। ये क्या पूछता है। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई लैक ऑफ कलर पिगमेंट कॉजेज द कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों इसने फिर से वही पूछा है, आंख के विषय में ही पूछा है। यह पूछ रहा है, बताइए मनुष्य की आंख का वह कौन सा भाग है जिसके अंदर यदि रंगहीनता आ जाए तो मनुष्य को कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। आप सभी जानते होंगे कलर ब्लाइंडनेस जो होती है। बता दूं आपको, कलर ब्लाइंडनेस में क्या है। ऐसे मनुष्य की आंखें जिसे कलर ब्लाइंडनेस है तो वह कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उसे ग्रीन, रेड और ब्लू कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो पहचान नहीं पाता इनको आपस में कहाँ मिक्स हो रहे हैं, वो देख ही नहीं पाता एक प्रकार से। दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके, ऑप्शन नंबर ए रॉड सेल्स यानी कि छड़नुमा कोशिका, ऑप्शन बी है आपका कोन सेल्स यानी कि त्रिशंकु आकार कोशिका, ऑप्शन डी है आइरिस, ऑप्शन बी डी है ए और बी दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे आंखों में त्रिशंकु जो होती हैं, इस प्रकार से कोन टाइप के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कोन टाइप के जो सेल्स हैं केवल यही जिम्मेदार हैं। यदि इनके अंदर जो रंगहीनता आ जाती है, इनके अंदर अगर कलर पिगमेंट की कमी आ जाती है तो उस व्यक्ति को जो है कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है। और मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा आपको, यह बीमारी केवल और केवल पुरुषों में होती है, महिलाओं में इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। और जानवरों में यह बीमारी होती है, उन्हें भी रंग भेद का नहीं पता चलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 523, क्वेश्चन नंबर 523। ये क्या पूछता है। Who was the winner of Nobel Prize in Economics 2019। दोस्तों ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। इस वर्ष तो कोई नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, इसीलिए पिछले वर्ष का जो हुआ है वही पूछेगा आपसे रेलवे और एसएससी, यही पूछेंगे आगे चल के, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बताइए वर्ष 2019 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज के विजेता कौन थे। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए माइकल क्रेमर, ऑप्शन बी एस्टर डफलो, ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इस प्रश्न में जो तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, तीनों अभ्यर्थी, जो ऑप्शन ए माइकल क्रेमर और एस्टर डफलो और अभिजीत बनर्जी, ये जो हैं इन तीनों ने मिलकर एक सर्वे किया था, जिससे कि पता चला है कि पूरे विश्व की गरीबी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस विषय के ऊपर इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और थोड़ी सी जानकारी ऐड कर दूं, ये जो अभिजीत बनर्जी हैं ये हमारे भारतीय मूल के हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल से संबंध है इनका। और यह वर्तमान में विदेश में, मुझे याद नहीं है, बट ये विदेश में एक प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और इनकी वाइफ है एस्टर डफलो, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही ये जो है प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। और इनके सहायक थे माइकल क्रेमर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 524, क्वेश्चन नंबर 554। ये क्या पूछ रहा है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। दोस्तों इसने पूछा है आपसे वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं। मैं फिर से पूछ लेता हूं, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चिंताला गोविंदा रजुलू, ऑप्शन बी हर्ष कुमार बनवाल,
ऑप्शन सी नवीन अग्रवाल, ऑप्शन डी केवी कामत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चिंताला गोविंदा रुजुलू। दोस्तों इसमें थोड़ी आपकी जानकारी ऐड कर दूं, ये नाबार्ड से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है। ये तो अभी तो इसने अध्यक्ष पूछ लिया, ठीक है। ये आपसे पहले पूछ सकता था कि नाबार्ड की पहले तो फुल फॉर्म बताओ, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है NA से होता है नेशनल, B से होता है बैंक, फॉर A होता है एग्रीकल्चर, एंड R होता है रूरल, एंड D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बनता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। और इसके विषय में थोड़ा और पूछ सकता है, ये पूछ सकता है नाबार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका, इसका है 1952। ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो है आपको जरूर जब भी आप कभी किसी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल को भी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके वर्तमान के CEO या फिर जो भी उनके अध्यक्ष हैं उनके विषय में जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 525, इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 525 ये पूछ रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट अल्ट्रा हाई स्पीड हाइपरलूप प्रोजेक्ट प्रपोज। यह पूछ रहा है, बताइए भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे पहला अल्ट्रा हाई स्पीड हाइपरलूप प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ है। ये जो है विश्व की सबसे हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन है जो कि भारत में बनेगी, हाइपरलूप बोलते हैं, जिसके अंदर सब पूरी हाई स्पीड से दौड़ती है, अल्ट्रा हाई स्पीड से, जितनी स्पीड आज तक पूरे विश्व में किसी की नहीं है, इतनी स्पीड से एक हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो है भारत के किसी एक राज्य में प्रस्तावित हुआ है। वह राज्य कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये हाइपरलूप जो कंस्ट्रक्शन होगा ये बनेगा मुंबई टू पुणे, ठीक है। ये मुंबई से पुणे की तरफ बनेगा, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। जहां ये रोड से अगर इनकी इस दूरी को तय करने में 3.5 घंटे के आसपास लगते हैं, वहीं इस हाइपरलूप से मात्र 35 मिनट का समय लेगी। इस हाइपरलूप से मात्र 35 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 526, क्वेश्चन नंबर 526 ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद हरियाणा। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच में कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार की बाउंड्री शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, और बाकी ये 3 जो राज्य हैं इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आपसे कभी भी और आगे भी चल के जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए हरियाणा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये करता है 5 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, जो कि एक में आता है दिल्ली, ठीक है। और ये 5 राज्य आपसे पूछे जाएंगे तो ये आपका आता है, 3 तो यही है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, और 2 बता देता हूं, एक हो गया आपका यूपी बच गया और एक बच गया आपका पंजाब। यूपी पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका दिल्ली है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 527, क्वेश्चन नंबर 527 ये क्या पूछ रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग लाहौर सेशन 1929। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए वर्ष 1929 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, या उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं बता दूं वर्ष 1929 का जो ये लाहौर अधिवेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस 1929 वाले अधिवेशन में ही इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इन पे साइन किए थे, और अगले दिन से ही इन्होंने इसके लिए मीटिंग बुलाई, मतलब उसी दिन मीटिंग हुई और इसके विषय में कहा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 528 ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 528 इसने क्या पूछा है, वेयर इज द धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड। यह पूछ रहा है, बताइए धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अभी आपसे इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह पूछ सकता है, बताइए धुआंधार जलप्रपात जो है भारत के मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। तो राज्य किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आएगा जबलपुर, ठीक है। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यह पूछ सकता है आपसे कि बताइए किस नदी पे है ये जलप्रपात, कौन सी नदी के द्वारा बनता है। यह बनता है नर्मदा के द्वारा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको अब भी बता रहा हूं, आपको अभी भी एक रिकमेंडेशन कर रहा हूं
कि आप जितने भी वाटरफॉल्स हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितने रिजर्वायर हैं या जितनी भी नदियां हैं, प्लीज एक बार उनको मैप में जरूर देख कर जाएं। उनसे संबंधित आपसे एसएससी और किसी भी रेलवे में जीके में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 529, क्वेश्चन नंबर 529, ये क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर गांधी जी सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसने पूछा है, बताइए गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस, यह पूछ रहा है किस वर्ष में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 1938, 1929, 1924 और 1947। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1924। वर्ष 1924 में केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ पूरे जीवन में एक बार अध्यक्षता की, वो भी वर्ष 1924 में की। ये पूछ सकता है, बताइए ये किस अधिवेशन में हुआ या कौन सी जगह के अधिवेशन में हुआ? ये हुआ था बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1929 में जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो किस जगह पर हुआ? ये हुआ था बेलगाम। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन हुआ जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 530, क्वेश्चन नंबर 530, इसने क्या पूछा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय। यह पूछ रहा है कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया या उसे कौन लेकर आया? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड रिपन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो लॉर्ड लिटन है यही लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, जबकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया, तो ये आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 531, क्वेश्चन नंबर 531, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी जो जगह है पुरानी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, वह सबसे सर्वप्रथम खोजी गई? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है मैजोदारो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। मैं इसमें थोड़ी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा नामक जगह जो है वर्ष 1921 में आर.डी. साहनी, पूछ सकते हैं आपसे किसने खोजी, कब खोजी और ये इसकी प्रेजेंट में लोकेशन क्या है? आर.डी. साहनी। ठीक है, ये आर.डी. साहनी जी ने खोजी थी 1921 में। और ये आपसे पूछ सकता है प्रेजेंट में लोकेशन क्या है? इसकी प्रेजेंट लोकेशन है अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है ये। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकता है बताइए दूसरी, पहले के बाद दूसरी भी पूछ सकता है, दूसरी कौन सी खोजी गई? वह थी ये मैजोदारो या जिसे आप मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसको खोज किया वर्ष 1922 में खोजी गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 532, ये क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 532 इसने पूछा है अंडर विच अमेंडमेंट शेड्यूल 11 इज एनफोर्स। यह पूछ रहा है बताइए अनुसूची 11 नंबर की जो अनुसूची है वह किस भारतीय संविधान के संशोधन के तहत लाया गया उसे? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 74वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 51वां। दोस्तों मैं बता दूं ये आपकी जो अनुसूची सबसे पहले जितने हमारे संविधान बना था उस समय हमारे पास, ये पूछ सकता है आपसे कितनी अनुसूचियां थी? आपके पास थी 8 अनुसूची थी, जो कि आज प्रेजेंट में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है बताइए तब हमारे पास कितने वो थे, कितने पार्ट थे जब 22 थे और प्रेजेंट में 25 हैं। ये आपको याद होने चाहिए। और आपसे आर्टिकल भी पूछ सकता है तब कितने आर्टिकल थे अब कितने हैं। पहले उस समय आर्टिकल थे हमारे पास 395, जबकि अभी प्रेजेंट में आर्टिकल हैं 470 के लगभग हैं। अप्रोक्सीमेट मुझे क्लियर याद नहीं है बट मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 470 के आसपास हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता देता हूँ पहले। ये जो अनुसूची नंबर 11 जो है यह भारतीय संविधान का 73वां संशोधन है। और ये पूछ सकता है कौन से वर्ष में हुआ था? ये होता है वर्ष 1992 में, 1992 में 73वां संशोधन। कल को ये आपको किसी शिफ्ट में या किसी और में यह पूछ लेगा शेड्यूल 12 को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 74वां संशोधन, 74th अमेंडमेंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 533, क्वेश्चन नंबर 533, इसने क्या पूछा है? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल 2019? यह पूछ रहा है। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ जो जितना भी करंट अफेयर है जो इस वर्ष पोस्टपोन हो गया उनके विषय में कुछ नहीं पूछेगा, जो पिछले साल के हैं उनके विषय में जरूर पूछेगा और उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह कह रहा है वर्ष 2019 में मनाया गया जो वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे था उसकी थीम क्या थी? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिजीनियस क्यूजीन, ठीक है, ऑप्शन बी है इंडिजीनियस कॉस्ट्यूम, ऑप्शन सी है इंडिजीनियस लैंग्वेज, ऑप्शन डी है इंडिजीनियस गेम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिजीनियस लैंग्वेज।
मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, अगर आपको कठिनाई हो रही होगी थोड़ी तो। ये इंडिजीनियस शब्द होते हैं नेटिव, नेटिव मतलब मूल रूप से। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन विश्व के ऐसे लोगों को लाया जाता है सामने, ऐसे लोगों की मांगों को लाया जाता है जो कि अपने हमारे वर्ल्ड मैप में वो जगह दिखती भी नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे लोग वहां एग्जिस्ट करते हैं और वो बेचारे किस कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहां उनके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जिस देश के वो नागरिक हैं उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसे लोग हमारे कंट्री में रह रहे हैं। ये ऐसे लोगों को सामने लेकर आता है और ऐसे लोगों की जरूरतों को सामने लेकर आता है। जैसा कि आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में काफी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह रहती हैं। तो ऐसी जनजातीय लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस है इनका। तो यही पूछ रहा है कि वर्ष 2019 में जो हुआ था, यह दिवस सेलिब्रेट हुआ था, उसमें क्या था इनका खास थीम, क्या थी इनकी? इनकी थीम थी इंडिजिनियस लैंग्वेज, का मतलब होता है मूल भाषा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 534, क्वेश्चन नंबर 534। ये क्या पूछ रहा है? विच टैग इज यूज इन HTML फॉर पेज ब्रेक? यह पूछ रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये जो चीज लिखी जाएगी वही चीज आपको पढ़ना भी पड़ेगा और वैसे ही आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी पे कमांड बढ़ाइए, कुछ नहीं तो आप केवल कंप्यूटर में, बाकी सभी में हिंदी कन्वर्जन हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा, परंतु कंप्यूटर के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी खुद। तो दोस्तों यह पूछ रहा है, बताइए कि HTML भाषा के अंदर पेज ब्रेक करने के लिए कौन से टैग का इस्तेमाल किया जाता है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है ये /B है, /U है, और इसमें BR है, या इसमें हेड है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये BR। यदि आपको पेज ब्रेक करना है तो इसके अंदर जो BR लिखा है, इन दोनों कोष्टक के अंदर जो BR लिखा है ये आपका सही होगा। जबकि आपसे कुछ और भी पूछ सकता है अगले दिन कंप्यूटर में कि बताइए ये वाला जो संकेत है या ये वाला जो टैग है वह किस लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है बोल्ड करने के लिए। आपने कंप्यूटर में ये तीन चीज जरूर देखी होंगी अगर आपने कोई भी चीज इस्तेमाल की है। B होता है एक, ठीक है, एक I होता है और एक U होता है। B अगर लिखा है तो स्मॉल b का मतलब है, स्मॉल b अगर लिखा है तो इसका मतलब है बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा करना, शब्दों को मोटा करने के लिए। I लिखा है तो मतलब इटैलिक, इटैलिक एक लिपि है या एक तरह का मतलब फॉन्ट है जो कि कंप्यूटर में लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा सा कर देता है, हल्का सा, ठीक है, टिल्ट कर देता है किसी एंगल पे। फिर ये आई, ये अगर इसमें आई दिया नहीं है, अगर वो उसको आपको पूछता है ऐसे करके तो ये आपको ऐसे करके लिख के देगा आई, ठीक है। और यहीं पे अगर ये यू पूछता है तो यू, ये यू का इस्तेमाल होता है आपको जब कहीं अंडरलाइन करना, तो किसी शब्दों को या किसी लाइन को अंडरलाइन करता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 535, क्वेश्चन नंबर 535। इसने क्या पूछा है? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट माउस? यह पूछ रहा है, बताइए जो कंप्यूटर के अंदर माउस इस्तेमाल होता है, जिसे आप हिंदी में चूहा कह सकते हैं परंतु चूहा नहीं होता। यह पूछ रहा है, बताइए माउस का आविष्कारक कौन थे? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए डगलस एंजेलबर्ट, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर सोल्स, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी जॉर्ज मेंडल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजेलबर्ट। मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं प्लीज कुछ मत कीजिए, आप एक बार देखिए, आप मतलब एक बार इस वीडियो को फास्ट में देखिए और फर्स्ट टाइम जब देखें आप इसे फास्ट में देख लीजिए मोटा मोटा, लेकिन जब आप सेकंड टाइम देखना चाहते हैं इसको तो आप स्लो में देखिए, तब आपको थोड़ा, एक बार सुबह देखिए एक बार शाम को देखिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पूरा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है डगलस एंजेलबर्ट। आपसे कुछ और भी पूछ सकता है इसके अंदर, मैंने ऑप्शन इसमें रखे हुए हैं ताकि आपसे आगे चल के परेशानी ना हो। जो आपके क्रिस्टोफर सोल्स हैं, अगर इनका नाम लेकर कुछ पूछा जाता है तो ये जो है कीबोर्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, ये कीबोर्ड के खोज करता है, इन्होंने कीबोर्ड का इन्वेंट किया, खोज करता नहीं कहेंगे, ये उनके इन्वेंटर हैं, ठीक है। कीबोर्ड जो बनाया था इन्होंने बनाया था क्रिस्टोफर सोल्स ने। और यदि आपको कंप्यूटर के पिता के बारे में पूछा जाए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो पिता जो थे कंप्यूटर के वो चार्ल्स बेबेज हैं, यानी कि आविष्कारक जो थे कंप्यूटर के वो चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 536, क्वेश्चन नंबर 536 क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर? यह पूछ रहा है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर? यह पूछ रहा है, बताइए पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत आती है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए लिथोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर। आपको मैं बता दूं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन परत आती है जो कि हमारे वायुमंडल के अंदर यूवी किरणों को, पैरामैग्नेटिक किरणों को आने से रोकती हैं, अपने अंदर अवशोषित करती हैं। और थोड़ी जानकारी बता दूं कि मैं आपको
कहोगे तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। ये होता है TSMT, आप इसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। T4 होता है, पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर होती है मीसोस्फेयर और चौथी लेयर होती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, जो आपकी ओजोन परत जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। और कई बार आपको ये आइनोस्फेयर पूछ लेता है, तो आइनोस्फेयर जो होती है स्ट्राटो और मीजो के बीच में एक परत होती है, उसमें आइनोस्फेयर होती है। आपको इन सभी परतों के विषय में जरूर पता होना चाहिए, एक बार इनके विषय में पढ़ जरूर लें, क्योंकि आपसे किसी भी लेयर के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है बताइए वायुमंडल की कौन सी परत में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, उसका सही उत्तर होगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और भी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 537, क्वेश्चन नंबर 537, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? देखिए आपको मैं अभी कह रहा हूं, आप जितने भी भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको रट्टा मारिए। आप कुछ मत कीजिए, घर में एक वो ले लीजिए, अभी लेटेस्ट का कोई मैप लटका लीजिए। मैप में आपको जो जो चीजें आपको, अब मैं जीके में अगर ज्योग्राफी कोई भी चीज करा रहा हूं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप वो जाइए मैप में उसे हाईलाइट कीजिए, उसको बिंदु से दर्शाइए और उसके विषय में लिखिए। विषय में मत लिखिए, आप सिर्फ उस जगह का नाम लिखिए। अब जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप पूछ लिया, ठीक है, अभी आपको ये याद होना चाहिए लक्षद्वीप आने से कि आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए ब्रेन के अंदर कि भाई लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है, जो कि हमारे साउथ, ये वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी, हमारे भारत के ये साउथ है, साउथ के इस हिस्से की तरफ आता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है लक्षद्वीप के वो कौन है, कैपिटल क्या है उसकी। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी कावरती, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कावरती। कावरती जो है यहाँ की राजधानी है। और आपसे ये भी पूछ सकता है बताइए लक्षद्वीप के गवर्नर कौन हैं? इनके हैं कुछ शर्मा जी हैं, ये देवेंद्र शर्मा जी हैं। ठीक है, देवेंद्र शर्मा जी जो हैं आपके लक्षद्वीप के गवर्नर हैं। आपको गवर्नर सबके याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 538, क्वेश्चन नंबर 538, इसने क्या पूछा है? हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? देखिए इसने पूछ लिया है मणिपुर के गवर्नर कौन है या राज्यपाल कौन है मणिपुर के। आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन सी है वजुभाई वाला, ऑप्शन डी है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नजमा हेपतुल्ला। मैं आपको बता देता हूं, आपको सभी स्टेट्स के सीएम और गवर्नर बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए, आपके ब्रेन में, मेमोरी में, बाय जुबानी, मुंह जुबानी आपको याद होने चाहिए। अभी आपसे ये मणिपुर का सीएम पूछ सकता है, मणिपुर के सीएम बताइए कौन है, तो मणिपुर के प्रेजेंट में सीएम है बीरेन सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 539, क्वेश्चन नंबर 539, इसने क्या पूछा है? What should be the value of resistance when it is connected in series? यह पूछ रहा है जब दो प्रतिरोधों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, एक सीरीज में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यदि एक सीरीज में दो रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है R1 R2, अगर एक साथ जोड़े जाते हैं एक सीरीज में, तो उनमें उनकी जो तुल्यात्मक वैल्यू होती है, जो उनकी तुल्यात्मक मान क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए स्मॉलर देन दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जो उनमें सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उससे छोटा बनेगा। तुल्यात्मक प्रतिरोध का मान सबसे बड़े वाले प्रतिरोध के मान से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी हायर देन दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे बड़े वाले प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। ऑप्शन सी है लोअर देन दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा होगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हायर देन दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जो उसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा होगा आपका तुल्यात्मक प्रतिरोध का मान, उससे भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपके ये श्रृंखला में जोड़े जाते हैं, सीरीज में होते हैं, तो ये R1 प्लस R2 जितना भी इनका मान होता है उन सभी के मानों को इनका जोड़ कर दिया जाता है, एडिशन कर दिया जाता है, R1 प्लस R2 कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है क्या है देखते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 540। क्या पूछ रहा है? मैग्नेट्रॉन वाल्व इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेज? इसने पूछा है बताइए मैग्नेट्रॉन वाल्व जो है निम्न में से कौन सी किरणों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोबारा सुन लीजिए, बताइए कौन सी किरणों को पैदा करने के लिए मैग्नेट्रॉन वाल्व का इस्तेमाल करते हैं? आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन आपका डी है बीटा रेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स रेज। एक्सरे से संबंधित आपको कई सारी चीजें पूछ सकती हैं, जो मुझे याद है मैं आपको वो बता दूं। आपका पूछ सकता है बताइए एक्सरेज के आविष्कारक कौन है? इनके हैं विलियम रॉबिन्सन। ठीक है,
विलियम रॉइंटजन। विलियम रॉइंटजन है इनके आविष्कारक। और ये पूछ सकता है इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी सन 1992, 1892, 1892 में हुई थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और यदि इस वीडियो को आप हमारे चैनल के माध्यम पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की नई नई वीडियोस, डेली वीडियोस आपको मिलेंगी और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।